नमस्कार दोस्तों आज तक आपने जिन की स्टोरियां बहुत ज्यादा सुनी होंगी, मेरी स्टोरियां भी आपने सुनी होंगी और भी बाकी कई यूट्यूबर्स की भी स्टोरियां सुनी होगी जिनमें जिन का जिक्र होता है। जिन बेसिकली सुंदर लड़कियों पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। आज तक आपने जितने भी स्टोरियां सुनी होगी उनमें सभी में आपने यही सुना होगा कि जिन किसी लड़की के ऊपर आ गया, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जिन किसी लड़के पे चला गया। तो सेम स्टोरी अपनी भी ऐसी है, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है जिन अपने खुद से ही किसी लड़के के साथ शादी कर लेता है और जिन उस लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है? नहीं सुना ना? जी हाँ दोस्तों, आज की इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही हुआ है जो हुआ है प्रीति के साथ में, जहाँ पे उसके पीछे भी एक जिन की एंटिटी लग जाती है, उसे वो प्रेग्नेंट करती है और उसके बाद में जो प्रीति की हालत होती है उसे सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। प्रीति ने अपनी जान दे के इन सारी चीजों से पीछा छुटवाया है। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा स्टोरी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में भी कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा, और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसको मैं 200 रुपए का रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आज की स्टोरी हमारे साथ रूपाली ने शेयर की है, और ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है वो रूपाली की भतीजी यानी प्रीति के साथ में हुआ है। बेसिकली प्रीति के फैमिली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रीति की फैमिली बहुत ही बड़ी अमीर फैमिली है, बहुत ही पैसा इनके पास में है। प्रीति की फैमिली में वैसे तो अभी के लिए उसके पापा, उसकी माँ और उसका एक भाई है, लेकिन जो प्रीति के पापा हैं इनके 7 भाई बहन हैं। प्रीति के पापा को मिला के इनके 7 भाई बहन हैं, यानी प्रीति के जो चाचा वगैरह हैं उनकी बुआ है। सबसे बड़े प्रीति के पापा हैं और सबसे छोटी जो प्रीति की बुआ है जिसने ये हमारे साथ में स्टोरी शेयर की है। तो प्रीति की जो बुआ है उनकी और प्रीति की एज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी एज में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है। प्रीति की बुआ प्रीति से 5 साल बड़ी है, इसलिए बचपन से ही प्रीति और प्रीति की बुआ के बीच में बहुत सारा प्यार है। जैसे एक फ्रेंड की तरह ये रहते हैं, वैसे ये भी अपने दोस्त की तरह रहते हैं। आपस में सारी चीजें शेयर करना, हर दुख सुख की बातें करना, हर खुल के जो भी अपनी पर्सनल बातें हैं वो बताना, ऐसे इन दोनों का रिश्ता था। खैर धीरे धीरे करके प्रीति की बुआ जो सबसे छोटी थी उनकी भी शादी करवा दी जाती है और वो भी अपने ससुराल चली जाती है। अब प्रीति अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर लेती है। अपने गाँव में ही वो पढ़ रही थी। जैसे मैंने बताया इनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए प्रीति ने अपनी बुआ से बात की कि आप पापा से बात कीजिए, मेरे को बाहर जाके पढ़ना है। तो प्रीति की बुआ इनके भाई से बात करती है, अपने भाई से बात करती है कि प्रीति को आप बाहर पढ़ने के लिए भेज दो, बच्चे पढ़ने में काफी होशियार है। और उसके बाद में ऐसा ही होता है, प्रीति के पापा प्रीति को एक शहर में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और प्रीति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, प्रीति दिखने में ही बचपन से इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर कोई इंसान प्रीति को देख ले तो शायद 2 घड़ी उसको देखते रहे, इतनी ज्यादा बचपन से सुंदर है। खैर उसके बाद में प्रीति शहर चली जाती है अपनी आगे की स्टडी करने के लिए। शहर में जाने के बाद में वो एक अपना रूम लेती है जिसमें उसकी 2-3 रूम पार्टनर और होती हैं, उसके साथ में जो लड़कियां होती हैं। अब पैसे वाली है प्रीति, तो पैसों की तो कोई कमी है नहीं, फैसिलिटी फुल इसके घर वालों ने दे रखी है। अब ये अपने गाँव से शहर की तरफ आई है तो भाई नई नई चीजें सीखती है, नए नए नशे वगैरह जैसे आजकल की गर्ल्स करती हैं, सिगरेट वगैरह पीना, ऐसा वो शुरू कर देती है। दोस्तों के साथ में ड्रिंक वगैरह करने लग गई, सिगरेट पीने लग गई। खैर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे समय और गुजर जाता है। और एक दिन प्रीति अपने दोस्तों के साथ में प्लान करती है कि यार क्यों ना एक नाइट ट्रिप करी जाए, घर से वैसे भी दूर है, घर वालों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना एक नाइट ट्रिप का प्लान किया जाए। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है, नाइट ट्रिप करी जाए। तो प्रीति बोलती कि यार पैसों की कमी कहाँ पे है, पैसों के लिए कौन बोल रहा है तुम लोगों को, पैसे मैं दूंगी सारे, तुम सिर्फ मेरे साथ में चलना। तो सभी हाँ कर देती है, भाई पैसे वो दे रही है तो कौन मना करेगा। खैर ये जिस दिन प्लान करती हैं शाम को ही करीबन 7 बजे के समथिंग ये एक रेंटल गाड़ी लेती हैं। और प्रीति को ड्राइविंग करना आता था भाई, क्योंकि उनके घर में कोई भी पैसों की गाड़ी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी, बचपन से गाड़ियां उनके घर में थी तो वो चलाना सीख गई थी। खैर करीबन शाम के 7-8 बजे ये अपने रूम से निकल जाती है एक जंगल की तरफ, और वहां पे ये अपना नाइट ट्रिप का जो प्लान था वो कंटिन्यू करती हैं। वहां पे जाने के बाद में ये अपना वहां पे एक टेंट वगैरह लगाती हैं और वहां पे ये ड्रिंक्स वगैरह करने लग जाती है। अब ड्रिंक करने के बाद में इनकी जो बुद्धि है भाई साहब वो काम करती है नहीं। उसके बाद में ये आपस में प्लान बनाते हैं कि यार
ऐसे क्या मजा आएगा इस टेंट में रह के, क्यों ना जंगल के अंदर की तरफ चला जाए और इसको थोड़ा सा देखा जाए कि अंदर क्या क्या है। तो एक लड़की उनमें से बोलती कि यार नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, इधर ही रहते हैं और इधर से हम सुबह रूम पे चल पड़ेंगे, क्योंकि इस जंगल के बारे में मैंने सुना है कि इस जंगल में कोई आत्माएं भी रहती हैं। तो प्रीति बोलती है पागल हो गई है क्या यार, तू कैसी बातें कर रही है, आज के जमाने की लड़की होगी तू ऐसी बातें कर रही है। आत्मा वात्मा ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, चल मैं देखती हूँ आज कौन सी आत्मा है। अब इन्होंने ड्रिंक शराब इतनी पी रखी है, बिल्कुल नशे में, इनको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। खैर ये कोई भी बात नहीं मानते और ये सभी लड़कियां जंगल के अंदर की तरफ जाने लगती हैं। और जैसे ही अंदर जाती हैं तो करीबन इनसे 200 मीटर की दूरी पे इनको एक हवेली टाइप से नजर आती है, जैसे कोई सामने हवेली है और उसमें रोशनी हो रही है। अब प्रीति बोलती है कि एक काम करते हैं यार, उस हवेली की तरफ चलें, यहाँ पे इस जंगल में कौन रहता है, एक बार चल के देखे क्या। तो बाकी लड़कियां बोलती हैं कि यार नहीं नहीं, किसी के घर में जाना अच्छी बात नहीं है, पता नहीं कौन हो यार, हम अकेली लड़कियां हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो प्रीति बोलती कि यार तुम लोगों की फटती बहुत है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं होता, चलो। और ऐसा करके वो उनको सभी को उस हवेली की तरफ ले जाती है। और जैसे वो उस हवेली पे पहुंचते हैं तो जैसे वो उस हवेली के अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उस हवेली के अंदर कोई भी इंसान नहीं है, बिल्कुल सुनसान वो हवेली पड़ी हुई है और उसमें लालटेन वगैरह जल रही हैं। तो प्रीति और ये सारी लड़कियां हैरान हो जाती कि यार इसमें लाइट वगैरह जल रही है, मतलब जो लालटेन वगैरह वो जल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लालटेन किसने जलाई है। खैर उसके बाद में प्रीति वहां पे आवाज लगाती कि कोई है यहाँ पे, लेकिन वहां पे उसका आंसर कुछ भी नहीं आता, उसका रिप्लाई देने वाला वहां पे कोई भी नहीं था। ये पूरी उस हवेली में घूमती हैं लेकिन वहां पे इनको कोई भी नहीं मिलता। अब ये हवेली के बाहर आती हैं और हवेली के बाहर में एक बेंच से रखी थी, एक मतलब पत्थर का जो कुर्सी टाइप से बना रखी थी, उस कुर्सी पे ये बैठ जाती हैं और वहां पे बैठ के ये सिगरेट पीने लग जाती हैं। प्रीति और सारी बाकी की लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, फुल मजे ले रही हैं मॉडर्न लड़की के हिसाब से। और इतनी देर में ये सिगरेट पी रही थी कि अचानक प्रीति वहां पे बेहोश हो जाती है। प्रीति बेहोश होते ही ये सारे देखते हैं कि यार ये बेहोश कैसे हो गई। उसको वो होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रीति होश में नहीं आती है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सभी लोग यही सोच रहे थे शायद इसने ड्रिंक कर रखी है, इस वजह से ये बेहोश हो गई है। वो इसको उठा के अपने टेंट की तरफ लाते हैं, टेंट को सारा ये उसको पैक करते हैं, अपनी गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद में उनमें से एक लड़की को और गाड़ी ड्राइव करने आया करती थी और उसको लेके फिर से अपने रूम पे आ जाते हैं। रूम पे आने के बाद में भी ये होश में नहीं आ रही थी, इसलिए उन लड़कियों ने एक डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर भी इसका चेकअप वगैरह कर रहे थे, इसको देख रहे थे कि क्या हो गया इसको। तो डॉक्टर इनको बोलते हैं कि भाई इसने ड्रिंक कर रखा है, इस वजह से ये बेहोश है, इसको होश आ जाएगा सुबह तक, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सुबह हुई तब भी प्रीति को होश नहीं आता है। अब इन सारी लड़कियों को टेंशन होने लग गई, भाई प्रीति को होश क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सभी लड़कियां इनके घर पे बता देती है, इनके पापा को कॉल करके बता देती है कि ऐसे ऐसे प्रीति को होश नहीं आ रहा है, वो बेहोश हो गई है। तो उसके बाद में इसके पापा और इनके घर वाले सभी वहां पे आते हैं और प्रीति को देखते हैं और प्रीति को जैसे ही वो होश में लाने की कोशिश करते हैं तो प्रीति को होश आ जाता है। फिर वो लोग प्रीति से पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया, ऐसे बेहोश कैसे हो गई तू। तो ये सारी लड़कियां और प्रीति इनके घर वालों को कुछ भी नहीं बताती हैं कि ये नाइट ट्रिप पे गई थी, कुछ भी नहीं बताती है। भाई घर वालों को बताएंगे तो वो डांटेंगे, कुछ और कुछ बोलेंगे, इसलिए ये वैसे ही नाटक करते हैं कि शायद कोई कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई। खैर उसके बाद में इसके घर वाले इसको अपने साथ में लेके घर पे चले जाते हैं। घर पे ले जाने के बाद में अब प्रीति अपने घर पे रहे, जो भी आगे की स्टडी है उसके घर वाले उसे गांव में रह के करवाने के लिए बोलते हैं। खैर उसके बाद में वो अपनी स्टडी गांव में करती है। करीबन 5-7 दिन तक प्रीति को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही 5-7 दिन का समय निकलता है, एक रात प्रीति अपने कमरे में सोई हुई थी कि उसे एक सोते सोते एक सपना आता है। सपने में वो उसी हवेली की तरफ जा रही है और जैसे ही वो उस हवेली के अंदर एंटर करती है तो वहां पे उसे एक लड़का दिखाई देता है जो दिखने में इतना सुंदर था कि प्रीति भी उससे कम सुंदर थी। मैंने जैसे बताया प्रीति बहुत ही ज्यादा सुंदर थी दिखने में, लेकिन वो लड़का दिखने में इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था कि प्रीति को उसको देख के एक तरफा प्यार हो गया। प्रीति उसके पास में जाती है और उससे बोलती है कि आप कौन हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तो इसी हवेली में रहता हूँ बहुत टाइम से, मेरे साथ में कोई भी नहीं रहता, मैं अकेला इस हवेली में रहता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो प्रीति बोलती है कि मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आई थी। तो वो लड़का बोलता है कि आओ अंदर आओ बैठो। और जैसे वो उसको वहां पे बैठाता है, अचानक से प्रीति की आंखें खुल जाती हैं
और आंखें खोल के वो देखती है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई ये सब क्या था। खैर जैसे तैसे करके वो रात निकल जाती है। जैसे दूसरा दिन होता है, प्रीति अपने फिर से कॉलेज वगैरह में जाती है और फिर से रात होती है। रात होते ही प्रीति को फिर से वही सपना आता है। वो फिर से सपने में उसी हवेली के पास में खुद को पाती है और जैसे ही वो हवेली के पास में जाती है, आज वो लड़का हवेली के बाहर ही बैठा था और उसको देखते ही वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आ जाओ अंदर चलते हैं। और वो उसको अंदर ले जाता है और प्रीति को भी उस लड़के से प्यार हो गया था और वो उससे कुछ कह पाती। इतनी देर में वो लड़का प्रीति से बोलता है कि सुनो, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में शादी करना चाहोगी? तो प्रीति तो ये बात सुन के इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको बोलती कि हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और इतना ही उसने बोला था कि अचानक प्रीति की फिर से आंख खुल जाती है। आंख खोल के देखती है तो फिर से उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब उसके साथ में क्या चल रहा है। लेकिन वो लड़का जो उसके सपने में आ रहा था, उसको दिखाई दे रहा था, वो उसको इतना पसंद करने लग गई थी कि जब भी उसको ये सपना आता वो बहुत ही अच्छा खुद को महसूस किया करती थी। और अब इसके साथ में धीरे धीरे ऐसे होने लग गया, जैसे वो सपने में उस लड़के के पास में जाती तो उस लड़के से उसको इतनी अच्छी सुगंध आती, इतनी अच्छी खुशबू आती, एक ऐसी इत्र की खुशबू आती जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और वो सेम खुशबू इसे सपने से बाद में भी आती। जैसे इसकी आंखें खुलती, इसके पूरे रूम में वही खुशबू हो ही रहती। खैर जैसे ही फिर से रात हुई, रात होते ही इसकी जैसे ही आंखें लगती थी, इसे वही सपना आता था और उसी सपने में वो उसी हवेली पे खुद को पाया करती थी। एक रात उसको वही सपना आया और वो लड़का बोलता है कि आज हम दोनों शादी करेंगे। तो प्रीति बोलती कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सारी चीजें उसके सपने में चल रही हैं। तो खैर उसके बाद में प्रीति भी उसको बोल देती कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में वो लड़का, उसने पहले से ही वहां पे अपना जो भी सेटअप था वो बना रखा था और वहां पे वो लड़का प्रीति के साथ में फेरे लेता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। और उसके बाद में वो प्रीति को उसी हवेली के एक रूम में ले जाता है और उसके साथ में वो इंटीमेट होता है, संभोग क्रिया करता है। जैसे ही वो संभोग क्रिया करता है, तुरंत बाद में ही प्रीति की फिर से आंखें खुलती हैं और आंखें खोल के फिर से उसे वही चीज समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा है उसके साथ में। लेकिन जो चीज उसके साथ में सपने में हो रही थी, जो उसके साथ में इंटीमेशन हुई है, संभोग क्रिया हुई है, वो उसे रियल में भी महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ तो उसके साथ में हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें वो अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताती है। पता नहीं वो सपने के कारण उसे उस लड़के से इतना ज्यादा प्यार हो गया था, ये जो कुछ भी हो रहा था उसे वो सारी चीजें बहुत ही अच्छी महसूस हो रही थी। अब डेली रात को ऐसा ही उसके साथ में होने लग गया। डेली जैसे ही वो सोती, वो उसी हवेली में खुद को पाती, उसी लड़के के साथ में वो वहां पे इंटीमेट होती, उसके साथ में वो संभोग क्रिया करता और प्रीति बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत में कुछ फर्क आ रहा था, उसका जो वेट था वो लॉस होता जा रहा था। अब खैर प्रीति भी बड़ी हो चुकी थी तो घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी कहीं ना कहीं करवा देनी चाहिए। तो घर वाले उसके रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं बात करने लग गए। धीरे धीरे कोई रिश्ता मिलता, उनको बोलते कि भाई आप लड़के को देखने आओ। जैसे ही कोई इसको देखने के लिए यहाँ पे आता और जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचने से पहले ही उनके साथ में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता कि कभी तो किसी की मौत हो जाती, कभी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में आग लग गई। जितने भी रिश्ते इसके लिए आते उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होना शुरू हो गई कि कभी किसी रिलेटिव की मौत हो गई, कभी लड़का मर गया, कभी लड़के की माँ बीमार हो गई। ऐसी चीजें जब होने लग गई तो अब इनके पूरे गांव में और जो भी प्रीति के जो जानकार थे सभी में ये अफवाह फैल गई कि इस प्रीति को कोई भी लड़का देखने के लिए आता है या इससे कोई भी रिश्ता करने के लिए आता है, उनके घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। खैर उसके बाद में ये चीजें सभी को पता चल गई और धीरे धीरे करके प्रीति के लिए अब रिश्ते आना बंद हो गए। सभी गांव वालों ने और लोगों ने ये अफवाह फैला दी थी कि प्रीति कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तो कोई डायन है जिसको काला जादू वगैरह कुछ आता है और इसलिए जो भी इसको देखने के लिए आते हैं उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी जब अफवाह इसके बारे में फैल गई तो भाई प्रीति भी टेंशन में आ जाती है। ऐसा नहीं था कि वो सपने में उस लड़के के साथ में मिलती थी, लेकिन शादी तो उसको भी करनी थी। रियल लाइफ तो रियल लाइफ है, सपना सपना है। तो इसके घर वाले और प्रीति भी सभी टेंशन में आ जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है इसके साथ में। खैर उसके बाद में प्रीति के पापा किसी पंडित जी को अपने घर पे बुलाते हैं और उनको सारी चीजें बताते हैं कि बाबा हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है, कोई भी रिश्ते वाले इसको देखने के लिए आते हैं उनके साथ में ऐसी ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। प्रीति दिखने में भी इतनी अच्छी है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है,
फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तो वो बाबा बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, बच्चे की कुंडली मेरे को दिखाइए। तो जैसे ही इनके घर वाले उनको कुंडली देते हैं और वो बाबा प्रीति की कुंडली देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसी तो इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी कुंडली में तो भाई साहब ऐसा योग है कि इसके पास में ना तो पैसे की कमी रहेगी, ना ही लड़के के रिश्तों की कमी रहेगी। इसकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। तो इधर से प्रीति बोलती है कि बाबा अगर इतनी अच्छी है तो फिर मेरे साथ में ये क्या हो रहा है, मेरे रिश्ते के लिए अब कोई भी नहीं आ रहा है। तो वो बाबा बोलते हैं कि हो सकता है बेटा कोई ऐसा योग कुंडली में आ गया हो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। खैर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके ऐसा योग बन जाएगा, तुम्हें बहुत ही सुशील और सुंदर वर मिलेगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कह के वो पंडित जी वहां से चले जाते हैं। लेकिन इनके घर में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, कोई भी रिश्ता लेके प्रीति के घर आने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी अपने बेटे की शादी प्रीति से करवाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे करते करते इतना समय गुजर जाता है, प्रीति की उम्र 27 साल की हो जाती है और जो उसको वो सपना आ रहा था वो उसको रेगुलर आता है। जैसे उसकी रात को आंख लगती है वो खुद को उसी हवेली में पाती है और उसी लड़के के साथ में अपनी रात बिताती है। वो लड़का इसके साथ में इंटीमेट होता है, संभोग क्रिया करता है। खैर अब प्रीति के लिए कोई भी रिश्ते नहीं आ रहे थे, उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो रही थी। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती लोग उसको देख के एक अजीब सी नजर से देखा करते थे, उसको देख के ताने मारा करते थे कि ये तो एक अभागन लड़की है। खैर इन चीजों से अब प्रीति परेशान हो चुकी थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार पंडित जी ने तो ऐसा बताया कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर मेरे साथ में ऐसा कैसे हो रहा है। अब प्रीति को सारी चीजें याद आती हैं कि रात में उसके साथ में क्या क्या होता है और उस ट्रिप के दौरान वो उस हवेली के पास में गई थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो लड़का मेरे सपने में मेरे को नजर आता है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कहीं वो लड़का कोई भूत प्रेत तो नहीं है। अब इसको इन चीजों से लेकर टेंशन होने लगती है, तो ये किसके पास में कॉल करती है, सारी चीजें किसको बता सकती है। ये करती है अपनी बुआ के पास में कॉल और उनको बताती है कि बुआ घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी रिश्ते के लिए नहीं आ रहा है और मेरे को ऐसा लगता है इसकी वजह कोई और नहीं, मेरे को जो सपना आता है वही है। तो इसकी बुआ बोलती है कि क्या सपना, कैसा सपना, क्या सपना आता है तेरे को। तो इधर से प्रीति इनको बताना स्टार्ट करती है कि बुआ जी मैं जब बाहर पढ़ने के लिए गई थी तो हमने एक दिन नाइट ट्रिप का प्लान किया था और जैसे हम नाइट ट्रिप पे गए तो मैं एक हवेली के सामने एक हवेली के अंदर गई थी, वहां पे मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद से ही मेरे को रात में एक सपना आता है जिसमें एक लड़के ने मेरे से शादी की है। वो लड़का मेरे को बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो मेरे सपने में आता है और बुआ जी शादी करने के बाद में उस लड़के ने मेरे साथ सुहागरात बनाई है। तो बुआ उसको बोलते कि बेटा ये तो सपना ही तो है, रियल लाइफ थोड़ी है। तो उधर से प्रीति बोलते कि नहीं बुआ, जो वो लड़का मेरे साथ में रात में करता है वो सारी चीजें मेरी नींद खुलने के बाद में मेरे को महसूस होती है जैसे सच में किसी ने मेरे साथ में संभोग क्रिया की है। तो उसकी बुआ ये सुन के बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि तूने इतने दिन ये बात क्यों नहीं बताई, कम से कम तू मेरे को तो बता देती। और मेरे को ऐसा लगता है जो लड़का तेरे सपने में आता है वो कोई आम लड़का नहीं, कोई जिन है, क्योंकि जिन ही एक लड़की से शादी करता है और उसके साथ संभोग क्रिया करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कोई जिन आ गया है। तो प्रीति इधर से बोलती कि बुआ मैं क्या करूं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी बुआ बोलती कि ठीक है तू टेंशन मत ले, ये बातें मैं तेरे पापा को बताती हूँ। और उसके बाद में उसकी बुआ ये सारी चीजें प्रीति के पापा को बताती है। फिर प्रीति के बाबा थोड़ा तो गुस्से में आते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने अभी तक हमें बताया नहीं। फिर कैसे न कैसे करके वो किसी बाबा को, किसी तांत्रिक को ढूंढते हैं कि भाई अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन बच्चे को तो ठीक करना ही है। खैर उसके बाद में इनको एक पंडित जी मिलते हैं, तांत्रिक बाबा तो नहीं मिलते, एक पंडित जी मिलते हैं। उन पंडित जी को ये अपने घर में लेके आते हैं। घर पे लाने के बाद में उनको ये सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद में पंडित जी बोलते हैं कि हाँ इस लड़की के ऊपर एक जिन का साया है जो इससे शादी कर चुका है और इसे अपनी पत्नी मान चुका है। तो इधर से सारे घर वाले बोलते हैं कि बाबा अब आप कुछ इलाज कीजिए, इस लड़की की ऐसी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, अगर कोई शादी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें एक पूजा करनी पड़ेगी जिसके बाद में इस चीज का सोल्यूशन हो जाएगा। खैर उसके बाद में ऐसा ही होता है, इनके घर में एक पूजा रखी जाती है। उस पूजा को करीबन 4-5 घंटे तक वो पूजा चलती है और उसके बाद में वो पंडित जी इसको एक लोकेट, एक ताबीज बना के देते हैं और बोलते हैं बेटा इस ताबीज को तू अपने साथ में रखना, अपने गले में पहनकर रखना, इसको कभी भी अलग करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो जिन तुम पर फिर से अटैक कर सकता है, तुम्हारे सपने में आ सकता है। और हो सकता है कि अभी तक तो उसने तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे सामने वो प्यार से आ रहा है, लेकिन
एक ना एक दिन वो तुम्हें अपने साथ में भी ले जाएगा, तो बोलकर भी इस ताबीज को अपने से दूर मत होने देना। तो खैर वहां से उसके बाद में पंडित जी चले जाते हैं और जैसा पंडित जी कह के गए थे वैसा ही होता है। उस रात के बाद में प्रीति को सच में वो लड़का दिखाई नहीं देता है, ना ही उसको कोई सपना आता है। तो प्रीति भी खुश हो जाती है कि यार सच में वाकई में ऐसा चमत्कार हो गया, पंडित जी ने सब कुछ सही कर दिया। अब करीबन 4-5 दिन का समय निकल जाता है और प्रीति के लिए एक रिश्ता भी आ जाता है जो बहुत ही अच्छे घर से आया था, बहुत ही अच्छी खासी फैमिली थी, लड़का भी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। तो घर वालों ने बिना देर करते हुए प्रीति की शादी फिक्स कर दी, उसकी सगाई कर दी और शादी भी 20 दिन बाद में ही उसकी शादी भी कर दी। शादी करने के बाद में प्रीति अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद में अब उसकी पहली रात जो सुहागरात की रात होने वाली थी, वो अपने कमरे में बैठी थी और उसका पति जिससे शादी हुई थी, वो पति जैसे इसके कमरे में आता है और वो जैसे इसके नजदीक आने की कोशिश करता, तो प्रीति को पता नहीं क्या होता है, वो उसको एक लात की मारती है और लात की मारते ही प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये देख के प्रीति का पति भी घबरा जाता है और दौड़ के अपने घर के बाहर जाता है, अपने माता पिता के पास में जाता है और सीधा बोलता है कि ये कैसी लड़की है, जैसे मैं उसके पास में गया उसने मेरे को लात मारी और अजीब सा व्यवहार कर रही है। जैसे उसके घर वाले वहां पे जाके देखते हैं तो प्रीति सच में जोर जोर से हंस रही थी, पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। उसके बाद में उसके घर वाले सीधा प्रीति के घर वालों को कॉल करते हैं, आपकी लड़की ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, ये सब क्या है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि शायद बच्ची है, पहली बार ससुराल गई है तो शायद थोड़ी बहुत परेशान होगी। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में प्रीति शांत हो जाती है, लेकिन प्रीति का पति उसके रूम में बिल्कुल नहीं सोता है। कैसे न कैसे करके वो रात निकल जाती है। जैसी दूसरी रात आती है, फिर से प्रीति का पति उसके अब नजदीक तो जाएगा, भाई एक पति है, शादी हो गई है तो वो उसके पास में तो जाएगा ही। जैसे वो उसके पास में जाता है, प्रीति के अचानक से पेट में इतना ज्यादा दर्द होने लग जाता है, दर्द में वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। तो अब छोटे से गांव में वो रहने वाले थे, अब रात को डॉक्टर के पास में ले जाने का कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, तो वो अपने ही गांव के एक दाई को बुलाते हैं। पहले दाई वगैरह ही आया करती थी। जैसे वो दाई इनके घर में आती है और वो इस प्रीति को देखती है, उसके पेट वगैरह को देखती है कैसे दर्द हो रहा है, तो दाई इनको एक ऐसी चीज बताती है जिसके बाद में प्रीति के ससुराल वालों ने जब ये सुना तो वो भी सब हैरान हो गए। वो दाई बताती है कि इस लड़की के पेट के अंदर तो 3 महीने का बच्चा है। ये सब सुनते ही प्रीति का पति वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्रीति को वो एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कहाँ पे तुमने गुलछरे उड़ाए हैं, तुम ये किसका बच्चा लेके घूम रही हो। तो प्रीति रोने लग जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई बच्चा नहीं है, चाहे आप मेरे को डॉक्टर के पास में ले चलो, हो सकता है इस दाई को गलतफहमी हो गई है। और उसके बाद में जैसे दूसरा दिन होता है, प्रीति का पति प्रीति को लेकर डॉक्टर के पास में जाता है और जैसे उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उसमें पता चलता है तो प्रीति के पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं है। ये सुन के प्रीति के पति को थोड़ी सी साहस आता है, थोड़ी सी हिम्मत आती है, उनका दिमाग सही होता है कि भाई दाई को गलतफहमी हो गई है, डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें बिल्कुल नेगेटिव है, कोई भी बच्चा वगैरह प्रीति के पेट के अंदर नहीं है। लेकिन प्रीति को कुछ अपने पेट के अंदर महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ तो उसके पेट के अंदर है। अब एक लेडीज एक लड़की को पता चल जाता है अगर वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट के अंदर कुछ है। खैर 1-2 दिन का समय और निकल जाता है और उसके बाद में फिर से प्रीति का पति प्रीति के नजदीक आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके कपड़े खोल रहा था, अब एक पति कपड़े तो खोलेगा, तो जैसे वो उसके कपड़े खोल रहा था तो जैसे वो प्रीति का पेट देखता है तो उसका पेट देख के वो जोर से चिल्लाते उसके घर वाले उसके रूम में आते हैं और उसको बोलते हैं क्या हो गया। तो वो प्रीति के पेट की तरफ इशारा करता है। प्रीति का पेट ऐसा हो रहा था जैसे उसके अंदर 8 महीने का बच्चा हो, इतना पेट उसका फूला हुआ था। प्रीति भी ये देख के हैरान थी और वो सारे लोग घबरा जाते हैं कि एक ही रात में ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका पेट इतना बाहर आ गया हो। और उसके बाद में जो हुआ उसको सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये जब प्रीति ने देखा तो प्रीति अपने बेड से हवा में लटक जाती है और अचानक से जोर जोर से हंसने लग जाती है और इनको सभी को बोलती है एक अजीब सी आवाज में, जैसे उसके अंदर से कोई लड़की की आवाज आ रही है, और बोलती है कि ये लड़की मेरी पत्नी है, इसके पास आने की कोशिश मत करना, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सिर्फ मेरी है, इसको मेरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। और लड़के अगर तू इसके नजदीक आने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे और तेरे घर वालों को सभी को खत्म कर दूंगा। ये सुन के घर वाले इतने ज्यादा घबरा जाते हैं, वो फटाफट कमरे से बाहर निकलते हैं और कमरे को लॉक कर देते हैं और सीधा इनके घर वालों को कॉल करते हैं। जैसे प्रीति के घर वाले वहां पे पहुंचते हैं और अपनी बेटी की ये हालत देखते हैं, उसके बाद में प्रीति के जो ससुराल वाले हैं
वो साफ साफ इनके घर वालों को बोलते थे, भाई आपकी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, और इसके पेट में किसका बच्चा है। अब इसके प्रीति के घर वाले क्या कर सकते थे, ये प्रीति को अपने साथ में अपने घर पे ले जाते हैं। अब बेटी को ऐसे परेशान होते तो ये देख नहीं सकते थे। उसके बाद में ये एक तांत्रिक बाबा को अपने घर पे बुलाते हैं। जैसे वो तांत्रिक बाबा आके इसको देखते हैं तो तांत्रिक बाबा भी एक बार के लिए तो पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं, इस लड़के का इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस लड़की के अंदर जो जिन है वो इससे शादी कर चुका है और वो किसी भी हालत में इस लड़की को अपने से अलग नहीं होने देगा। मेरे को माफ कीजिए, इस लड़की का इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। इधर से प्रीति की माँ बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, उन बाबा के पैरों में पड़ जाती है कि बाबा मेरी बच्ची को बचा लीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगी। तो उधर से बाबा बोलते हैं कि ठीक है, आप रोइए मत, मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अगर भगवान की दया रही तो ये लड़की बच जाएगी, नहीं तो इस दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं बचा सकती। तब घर वालों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। वो बोलते हैं कि बाबा आपको जैसा करना आप कीजिए, अगर किस्मत रही तो मेरी बच्ची बच जाएगी, नहीं तो कम से कम मर तो जाएगी, ये परेशान तो नहीं होगी। उसके बाद में वो बाबा अपने चेलों को बुलाते हैं और उस घर में एक अनुष्ठान का, एक जो तंत्र क्रिया साधना का एक सेटअप तैयार करते हैं, और उसके बाद में प्रीति को वो अपने सामने बैठाते हैं और जितने भी घर वाले थे उनको सभी को बोलते हैं कि देखो मैं कुछ मंत्रों का जाप करूंगा और मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग मंत्रों का जाप करना। जितने जोर से हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतने ही चांस है आपकी लड़की बच जाए। खैर उसके बाद में ऐसा ही होता, तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, साथ साथ इसके घर वाले भी उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। करीबन 3-4 घंटे तक वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इधर प्रीति की हालत ऐसी हो गई थी, उसका शरीर पूरा कांपने लग गया था। उसके मुंह से ऐसी आवाज आ रही थी कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़की को अपने साथ में लेके जाऊंगा, और तुम लोगों में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग मुझे इस लड़की से दूर कर दो। सभी लोग यहाँ से चले जाओ, सभी लोग मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो सभी लोगों को मैं जान से मार दूंगा। लेकिन जो तांत्रिक बाबा थे वो अपने मंत्र कंटिन्यू वहां पे उच्चारण कर रहे थे, और करीबन 4 से 5 घंटे के बाद में अचानक से प्रीति का वहीं पे मिसकैरेज हो जाता है। उसका जो बच्चा था वो उसके शरीर से निकल जाता है। जैसे वो शरीर से निकलता है तो सभी लोगों ने जब उस बच्चे को देखा तो वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक शैतानी बच्चा लग रहा था, और वो बाहर आने के बाद में इस तरह से तड़प रहा था। खैर उसके बाद में वो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि फटाफट बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसकी तबीयत खराब हो सकती है। उसके बाद में उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही प्रीति अपना दम तोड़ देती है। प्रीति का निधन, मौत हो जाती है, और वो जिन प्रीति को अपने साथ में ले जा चुका था, और जो बच्चा उसका जो मिसकैरेज हुआ था उस बच्चे को ये कहीं पे दफना के आते हैं, और वो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि ये बच्चा किसी और का नहीं, उसी जिन का था। और इस सारी की सारी घटना का हमें और किसी ने नहीं बल्कि प्रीति की बुआ ने जानकारी दी है, जो प्रीति के साथ में हुआ था। तो देखा आपने कैसे एक लापरवाही, कैसे एक नाइट ट्रिप इतनी भारी पड़ गई। अगर प्रीति ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करती, शायद वहां पे जाने की, उस हवेली के पास में जाने की वो जिद ना करती, तो शायद उसके साथ में ये नहीं होता। उस हवेली में उस जिन का वास था जहां पे प्रीति चली गई, और जैसा मैंने आपको बताया प्रीति दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी, तो जिन का दिल उसके ऊपर आ गया और जिन उसे अपने साथ में ले गया। खैर ये स्टोरी मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और एक और बात, आप लोग कमेंट में ये बोलते हो कि ये चीजें सब झूठी होती हैं या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती है, जिन ऐसा नहीं कर सकता है। मैं इन सभी चीजों पे कोई भी दावा नहीं करता हूँ। मेरे पास में जो स्टोरी आती है मैं उसको नरेट कर देता हूँ। ऐसी चीजों में मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि ऐसी चीजें एक्चुअल में होती हैं या नहीं होती हैं। खैर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में, और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और जो कोई भी मेरे पास में स्टोरी भेजेगा और उसको मैं नरेट करूंगा तो उसको मैं 200 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।